हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो हमारा किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है। इससे अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको दो याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए, दो की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री से। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड है, एंड हमारा जो इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इन्वेंटरी, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से पूरे हैं 22 या 21 तक हैं। तो आप इनको बस याद कर लीजिए कि ये किससे किससे रिलेटेड है, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है ये हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है वो हमारा आया था 1949 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था 49 में। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो इश्यू किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कौन सा। अभी अभी मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो देखिए ये तो आपको पता ही चल गया, 2 है। डेप्रिसिएशन ये भी मैंने आपको बता दिया, 6। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसमें से बताना है तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, देखिए नहीं तो आप सीरियल वाइज इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन, 7 कंस्ट्रक्शन, 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 9 क्या हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुड्स withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited to। अब एक प्रोप्राइटर है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो वो उसमें वहां पर क्रेडिट कौन सी आइटम की जाएगी या फिर कौन सा अकाउंट किया जाएगा। सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है उसके विड्रॉल से रिलेटेड है। तो देखिए, जो स्टॉक अकाउंट है यानी कि जो विड्रॉल करेगा वो उसके पास कभी ना कभी स्टॉक में रखा रहा होगा, वो वही उसको क्या करेगा, वहां से पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, इसलिए स्टॉक अकाउंट किया जाएगा। परचेज नहीं कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता जो स्टॉक वो निकाल रहा है या फिर जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो परचेज से निकाल रहा है। सेल्स भी नहीं आ सकता क्योंकि सेल्स अकाउंट तब आएगा जब वो कुछ सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करेगा। सप्लायर्स भी नहीं हो सकता। स्टॉक इसलिए होगा क्योंकि वो कुछ माल उसके बिजनेस में रखा हुआ है एज अ स्टॉक, वो वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं प्रोटेक्ट करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे काम करना। लेकिन क्या काम नहीं होता, जो भी रिजल्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करना इसका काम नहीं होता। इसका काम होता है
अकाउंटिंग का सिर्फ रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उनका मेंटेनेंस देखना सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी रूल्स प्रोवाइड किए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड करना, और जो भी प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट आर करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सा हमारा करंट लाइबिलिटी का गठन नहीं है? बिल्स पेबल, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। तो देखिए करंट लाइबिलिटी जो होती है वो लाइबिलिटी होती है जो कि आपको 1 साल के अंदर पे ऑफ करना होता है, और करंट लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि कम से कम यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको इसका पेमेंट करना है। तो देखिए बिल्स पेबल ये होते हैं हमारे 1 ईयर के, 1 ईयर तक के। ट्रेड क्रेडिटर्स ये भी हमारे करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, इनकी टाइम पीरियड भी 1 ईयर से कम का होता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स, इसका भी टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर से कम का होता है। अब यहाँ पे जो ज्यादा है वो है कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, आकस्मिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये लाइबिलिटी हमारी है भी या नहीं भी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 1 साल की है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी टाइम पीरियड नहीं बता के चल सकते कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, कितने साल का है, जबकि इनका टाइम पीरियड हम सबको पता है कि ये 1 साल के अंदर तक के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ बिजनेस नेट असेट्स ऑन जनवरी 1, यानी कि जनवरी 1 पर एक बिजनेस के अंदर जो नेट असेट्स थी वो 6,000 रुपए की थी, और 31 जनवरी पर वो उन रुपीज 7,500 की थी। ठीक है, दो थी। इफ ही द विड्रॉल्स ऑफ द ओनर ड्यूरिंग जनवरी आर रुपीज 1,000, अब वो जनवरी के टाइम पीरियड के अंदर वो 1,000 रुपए निकाल लेता है अगर कोई उस कंपनी का ओनर, तो नेट इनकम जनवरी की क्या होगी? ठीक है, तो आप देखिए ऐसे निकाल के चलिए, 31 जैन को उसके पास कितनी संपत्ति थी? 7,500। कितनी एसेट थी? 7,500 की। उसने विड्रॉल किए 1,000, तो विड्रॉल हमेशा ऐड होते हैं, तो 1,000 आपने ऐड कर दिए, कितने हो गए ये हमारे? 8,500 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, और 1 जनवरी को उसकी कितनी थी असेट्स जो थी, यानी कि जो ओपनिंग थी वो थी हमारी 6,000 रुपए की, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 6,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको कितना बचा? 2,500। तो ये 2,500 जो है जनवरी माह की जो है वो शुद्ध आय होगी, क्योंकि 6,000 तो पहले का ऐड था तो हमें माइनस करना पड़ा, और 1,000 उसने निकाल लिया, निकाला किस में से? इसी में से निकाला होगा, इसलिए वो 1,000 ऐड करा है। लास्ट रिमेनिंग जो बचे 2,500, 2,500 उसकी नेट इनकम है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा लंबे क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते जिसमें आपकी लंबी कैलकुलेशन हो। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये स्टेटमेंट बताने हैं कि यहाँ पे जो रीजन है वो सही है या नहीं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो अकाउंटिंग है क्या वो बिजनेस की लैंग्वेज है? रीजन है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है। तो देखिए अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है यानी कि वो उसकी लैंग्वेज है, तभी तो वो उसको प्रोवाइड कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग रीजन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, बोथ ए and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A is true but R is false, and A is false but R is true. अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लैंग्वेज होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लैंग्वेज है तभी तो उस लैंग्वेज के थ्रू वो बता रहा है एक बिजनेसमैन को कि उसको क्या क्या चाहिए या फिर कौन कौन सी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो रीजन दिया होगा वो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई और
टॉपिक है या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कशन करें एज अ थ्योरी, तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में जो भी हम क्लासेस करें उन सब क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।